यशोदा का पति जब उसके सामने दूसरी शादी करके आया तो उसके पैरों तले तो जैसे जमीन ही निकल गई। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसे घर से निकाल दिया गया। यशोदा अपनी बेटी के साथ अपने मायके अपने भाई के घर चली। उन्होंने आपको घर से निकाल दिया और आप भी मुंह उठाकर यहाँ चली आई। अरे हमारा भी तो घर बार है, हमारी लाइफ भी तो डिस्टर्ब होती है। और जो तुम्हारी शादी पर हमने तुम्हें दहेज दिया है उसका क्या? वो सब ऐसे ही छोड़कर आ गई? तो मैं क्या करती भैया, उनसे लड़ने बैठती। मेरी बेटी छोटी है, इस पर क्या ही असर पड़ेगा। इतनी चिंता होती ना आपको तो अपने पति के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती, यूं मुंह उठाकर नहीं चली आती मायके। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था यहाँ आने के अलावा। मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर मैं कोई न कोई ठिकाना ढूंढ लूंगी। अब वो अपने कमरे में जाते हैं। माँ, पहले तो मामा मामी हमें कितना प्यार करते थे और कितने अच्छे से पेश आते थे, लेकिन अब तो ये हमसे कैसे बातें कर रहे हैं। यशोदा के पास उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं था। अगले दिन अपनी बेटी को घर पर छोड़कर यशोदा काम की तलाश में निकल जाती है। घर पर नीतू अपनी मामी की 5 साल की बेटी नेहा के साथ खेल रही थी। तभी उसकी मामी, ये क्या इतनी बड़ी होकर यहाँ हंसी ठिठोली कर रही है? चल जा, जाकर घर के कामकाज कर ले। अपनी मामी की ऊंची आवाज सुनकर डरते हुए नीतू रसोई में जाकर काम करने लगती है। शाम को यशोदा घर लौटती है। क्या हुआ मोहतरमा, कहीं काम मिला या यूं ही मटर गश्ती करके आ गई? काफी जगह काम की तलाश में गई लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली भाभी। नहीं मिली? हे भगवान, पता नहीं कब तक मुफ्त का राशन तोड़ेगी। खैर जाओ, अब वो ऑफिस से आते होंगे, जल्दी से रसोई में जाकर खाना बनाकर तैयार कर दो। यशोदा चुपचाप रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। सबको खाना खिलाने के बाद वो जूठे बर्तन भी धोती है। अगले दिन वो फिर घर का काम जल्दी खत्म करके काम की तलाश में जाती है और दिन में थकी हारी घर लौटती है तो पंखा चलाकर बैठ जाती है। लेकिन तभी उसकी भाभी आकर पंखा बंद कर देती है। फ्री की बिजली नहीं आ रही है अब, आज कहीं काम मिला या नहीं? हाँ भाभी, मुझे एक जगह नौकरी मिल गई है। शुक्र है ऊपर वाले का, नहीं तो मुझे लगा था कि ऐसे ही तुम दोनों का बोझ हमें ढोना पड़ेगा। कुछ दिन बाद अपने भाई से कुछ पैसे उधार लेकर वो एक किराए के कमरे में चली जाती है। साथ ही वो अपने भाई को वादा करती है कि वो जल्द ही पैसे लौटा देगी। अब वो अपनी बेटी के साथ किराए के कमरे में रहने लगती है। फिर एक रोज, बेटी अब तू कल से स्कूल जाना शुरू कर दे, पहले ही तेरी पढ़ाई का काफी नुकसान हो गया है। लेकिन माँ, मेरी किताबें और बैग तो घर पर ही रह गया। अरे हाँ, उस रोज जल्दबाजी में मैं लाना ही भूल गई। अब वो अपनी पड़ोसन को फोन करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो नीतू के पिता के यहाँ से उसका स्कूल बैग और किताबें ले आए। वो औरत उसका सामान पहुंचा देती है। अब नीतू के स्कूल जाने के बाद यशोदा भी काम पर जाने लगती है। यशोदा एक फैक्ट्री में काम करने लगती है। सुबह से शाम तक वो काफी थक जाती थी। एक रोज, माँ तुम काफी थक जाती हो ना? आप चिंता मत करो, एक दिन ना मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ी बन जाऊंगी, फिर हम इन सब का ना मुंह बंद कर देंगे। मेरी बच्ची, तू लोगों की बातों पर इतना ध्यान मत दे और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान रख। कामयाब बनो और सबकी बोलती बंद कर दो। अब माँ, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अमीर बनना, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ इंसान की तभी इज्जत है जब उसके पास पैसा हो। अब हमें मेहनत करके अमीर बनना है। अब दोनों माँ बेटी दिन रात मेहनत में लग गई। यशोदा भी अपनी नौकरी में जी तोड़ मेहनत करती और नीतू भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। ऐसे ही समय बीता। अब नीतू ने 12वीं पूरी कर ली और अब वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाती है। ऐसे ही समय बीता। एक रोज यशोदा काम से लौट रही थी, तब उसने सड़क पर एक आदमी को देखा। लॉटरी है, ले लो लॉटरी, सिर्फ 20 रुपए में ही। 20 रुपए दो और करोड़पति बन जाओ। 20 रुपए में करोड़पति? भैया ये क्या कह रहे हो? हाँ ये लो लॉटरी, 20 रुपए में खरीद लो और बन जाओ करोड़पति। यशोदा 20 रुपए में लॉटरी खरीद लेती है और घर आ जाती है और उस लॉटरी को मंदिर में रख देती है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार था तो यशोदा बड़ी दुखी थी। वो अपनी माँ को उदास देख, माँ अब छोड़ो ना, मामा जी ने इतने सालों में तुम्हें कभी याद नहीं किया, तुम्हें कभी पूछा तक नहीं, और तुम आज भी उन्हें याद करती हो। क्या करूं बेटी, वो मेरा भाई है और त्योहार आने पर मन भारी हो जाता है तो क्या करूं। और वो ना सही, लेकिन मैं तो आज भी उसे अपना भाई मानती हूँ। तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन वो वक्त जरूर आएगा जब वो आपसे मिलने आएंगे। चलो अब मुस्कुरा दो, आज मैं तुम्हारी पसंद की खीर बना रही हूँ। फिर एक रोज, माँ माँ माँ, मेरी प्यारी माँ। क्या हुआ? माँ, तुम्हारी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है, मैं सरकारी बैंक में मैनेजर लग गई हूँ। सच मेरी बच्ची खुश रहे, आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है।
जी यशोदा जी का घर यही है? जी बताइए, मैं ही यशोदा हूँ। मैडम आपने कुछ वक्त पहले लॉटरी खरीदी थी। लॉटरी? हाँ याद आया, वो तो मैंने भगवान जी के मंदिर में रखी थी और देखना ही भूल गई। मैडम आपकी किस्मत जाग गई है, आपको पूरे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। ये सुनते ही यशोदा तो जैसे बेहोश हो जाती है। फिर नीतू उस पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है। नीतू बेटी, हम अमीर हो गए। हम माँ बेटी के सारे दुख दूर हो गए। हाँ माँ, अब हम गरीब माँ बेटी अमीर हो गई। उस दिन के बाद तो उन दोनों माँ बेटी का रहन सहन ही बदल गया। अब वो एक बड़ी कोठी में रहने लगी जहाँ नौकर चाकर थे। साथ ही उनकी कोठी के बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। उसके भैया भाभी को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो यशोदा से आकर माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो दीदी, हमसे गलती हो गई, लेकिन आज आपको आपकी मेहनत का और नीतू को भी उसकी मेहनत का फल मिल गया। तभी तो आज इसकी सरकारी नौकरी लग गई और आपकी लॉटरी भी। जिस वक्त हमें आपका साथ देना चाहिए था, उस वक्त हमने भाई भाभी होकर भी आपका साथ नहीं दिया। हाँ बहन, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं, जिसने जो कर्म किया है उसे वो भोगेगा। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं। अब दोनों माँ बेटी उन्हें माफ कर देती हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी काटती हैं। सरला, सिमरन, अरे ओ कहाँ हो तुम दोनों? अरे मौसी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? पैरी लागू। मैं ठीक हूँ बेटा, सरला कहाँ है? माँ जी पूजा कर रही हैं, आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। लाइए ये सामान आप मुझे दे दीजिए। इतना कहकर सिमरन अपनी मौसेरी सास से सामान लेकर अंदर अपनी असली सास सरला को बुलाने चली गई। सरला का एक ही बेटा था रमेश, जो एक किसान था। सिमरन वैसे तो बगल के गांव की सीधी सादी लड़की थी और उसकी सादगी देखकर ही सरला ने उसे अपने बेटे रमेश के लिए पसंद किया था। लेकिन घर के कामों में निपुण होने के साथ साथ सिमरन पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार थी। वो पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता एक गरीब किसान थे। कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से वो सिमरन के सपनों को पंख नहीं दे सके। दूसरी तरफ सुषमा और सरला सगी बहनें थीं। सुषमा भी सिमरन को बहुत पसंद करती थी। और बता सिमरन, क्या चल रहा है? कुछ खास तो नहीं मौसी जी, सब ठीक ही चल रहा है। ये सुबह सुबह खेतों में चले जाते हैं, फिर सीधा शाम को ही थक हार कर आते हैं। माँ जी अपना भजन कीर्तन करती रहती हैं और घर के कामों में मेरा पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। और तेरी पढ़ाई? मैंने तुझसे कहा था ना कि घर के कामों से थोड़ा वक्त निकाल कर पढ़ाई भी करती रहा कर। सुषमा और सिमरन बातें कर ही रही थी कि तभी अपनी पूजा निपटा कर सरला भी बाहर आ गई। अरे जीजी आ गई, कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ, तू सुना? मैं भी अच्छी हूँ। और क्या बातें चल रही थी दोनों में? फिक्र ना कर, तेरी बहू ने कोई बुराई ना की मुझसे तेरी। मैं तो बस ये पूछ रही थी इससे कि सारा दिन ये घर के कामों में ही उलझी रहती है या फिर कुछ पढ़ाई लिखाई भी करती है? अरे ब्याह के बाद क्या पढ़ाई लिखाई जीजी, अब तो घर गृहस्थी ही सब कुछ होना चाहिए इसके लिए। और वैसे भी क्या करेगी आगे पढ़कर? अब तो जिंदगी घर अच्छे से चूल्हा चौका संभाल ले, बस वही बहुत है। ना सरला, ऐसा मत बोल, अब जमाना बदल रहा है। अब तो बहू बेटियां कहाँ कहाँ पहुंच रही हैं। तेरी बहू पढ़ने में बहुत होशियार है, तो एक बार उसे मौका देकर तो देख। अब क्या सारी बातें यहीं बैठकर कर लोगी जीजी? अब चलो अंदर चलो, और बहू चाय नाश्ता अंदर ही ले आना। सुषमा और सरला भले ही सगी बहनें थीं, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बहुत अलग थी। सुषमा बदलते वक्त के साथ चलना जानती थी, जबकि सरला वो तो अब भी पुराने तौर तरीकों को ही सही समझती थी। क्या जीजी तुम भी क्या बातें शुरू कर दी बहू के सामने? हमारे घर की हालत तुमसे छिपी है क्या? घर में खाने तक के लाले पड़े हैं और तुम कह रही हो कि बहू की पढ़ाई का खर्च भी ओढ़ लें। अरे बोलने से पहले कुछ तो सोच लेती। भगवान न करे अगर बहू ने आगे पढ़ने की जिद पकड़ ली तो महाभारत हो जाएगी घर में। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तू सही का साथ देगी तो शिक्षा वो उजाला है सरला, जो गहरे से गहरा अंधेरा भी दूर कर देता है। और क्या पता तेरी बहू ही तेरे घर के हालात बदल दे। अरे जाने दो दीदी, वो पहले घर को ही ढंग से संभाल ले। सरला आगे कुछ कहती उससे पहले ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी सिमरन पर पड़ गई, तो उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, लो चाय आ गई, ला बहू यहाँ रख दे। सरला तू समझ नहीं रही है, अगर तू इसे आगे पढ़ने देगी तो
अब हाँ हाँ जी सोचूंगी इस बारे में। लो तुम चाय पियो और ये बताओ कि लता के रिश्ते की बात कहाँ तक पहुंची। सुषमा समझ गई कि सरला बात को बार बार टाल रही है, इसलिए उसने भी फिर सिमरन की पढ़ाई को लेकर बात नहीं की। दूसरी तरफ सिमरन ने बस इतना ही सुना कि उसकी सास उसे आगे पढ़ाने के बारे में सोचेगी, और इस ख्याल से ही वो अपने मन ही मन खुश हो गई। शाम को सुषमा अपने घर वापस चली गई और फिर अगले दिन, माँ जी आपने क्या सोचा फिर? क्या सोचना था मैंने? मतलब किस बारे में? वो आपने मौसी जी से कहा था ना कि आप मेरी पढ़ाई के बारे में सोचेंगी। अरे बहू, तू भी कहाँ मौसी की बातों में आ रही है? पढ़ लिख के क्या कलेक्टर बन जाएगी तू? देख बहू, हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि 2 रोटी कमाने से आगे कुछ भी सोच सके। और वैसे भी अगर तू ये पढ़ाई के चक्कर में पड़ जाएगी तो क्या घर के सारे काम मैं करूंगी इस बुढ़ापे में? नहीं माँ जी, सारा काम मैं ही करूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आप मुझे पढ़ाई और इम्तिहान देने की इजाजत दे दीजिए। मैंने एक बार कह दिया ना तो बस, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। सास से डांट खाने के बाद बेचारी सिमरन बहुत दुखी हो गई। अब उसे आगे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, पर किस्मत का खेल अभी बाकी था। एक दिन रमेश जब खेत से लौटकर घर आया तो बहुत खुश था। माँ, सिमरन कहाँ हो? अरे जल्दी मेरी बात सुनो। बड़ा खुश दिखाई दे रहा है, क्या बात है? जल्दी बता बेटा। माँ, वो जो नहर के किनारे बिजली की मेन लाइन जा रही है ना, उसका टावर हमारे खेत में लगेगा। हे भगवान, तो फिर तो खेती की जमीन कम हो जाएगी ना अपनी। ओहो माँ, सरकार अपनी जरा सी जमीन के बदले हमें खूब पैसे देगी। जिसके खेत में वो टावर लगेगा, सरकार उन सबको अच्छा खासा मुआवजा देने वाली है। मैंने तो सोच लिया है, जो पैसा मिलेगा उसके 3 हिस्से करूंगा मैं। तुम अपने हिस्से से तीरथ कराना, सिमरन को नई साड़ियां दिला दूंगा और मैं अपने लिए नया हल ले लूंगा। हाँ, बाकी की जमीन में बढ़िया खेती करूंगा फिर। हाँ। कुछ दिन बाद ही रमेश के खेत में टावर लगना शुरू हो गया। टावर को लगते देख रमेश बहुत खुश था, पर अचानक टावर से एक बड़ी लोहे की रॉड बहुत ऊपर से रमेश पर आ गिरी, जिससे रमेश के सिर पर गहरी चोट आ गई और वो बेहोश हो गया। गांव के बाकी किसानों ने उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया और फिर, डॉक्टर जी मेरा बेटा वो ठीक तो है ना? देखिए माँ जी, अभी कुछ नहीं कह सकते। सिर पर बहुत गहरी चोट आई है और इलाज में खर्चा भी बहुत आएगा। आपकी स्थिति देखते हुए मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। आप बिजली दफ्तर जाकर इस दुर्घटना के लिए उनसे मुआवजा मांगिए। वो आपके बेटे का इलाज भी कराएंगे और आपको हर्जाना भी देंगे। डॉक्टर की बात मानकर सरला और सिमरन बिना देर किए बिजली दफ्तर पहुंचे और वहां बैठे सीनियर अफसर को सारी घटना बताई, लेकिन वो अफसर 1 नंबर का बेईमान था। देखिए माँ जी, मैं जानता हूँ कि आपके बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ है। गलती तो हमारे विभाग की ही है। आपको सारा पैसा मिल जाएगा, हर्जाना भी और इलाज के पैसे भी है? लेकिन इस सब में थोड़ा खर्चा तो आपका भी होगा। हाँ, आप बस 50,000 का इंतजाम कर लो। पैसे मिलते ही मैं फौरन आपकी फाइल आगे बढ़ा दूंगा। अफसर की बात सुनकर सरला उससे झगड़ने लगी, लेकिन सिमरन ने समझदारी दिखाई और अपनी सास को वहां से ले गई। फिर सिमरन ने सरला को सुझाव दिया कि उन्हें जाकर कलेक्टर से मिलना चाहिए, पर कलेक्टर से मिलना इतना आसान भी नहीं था। कई घंटों के इंतजार के बाद उनकी मुलाकात इलाके के कलेक्टर से हुई और फिर उसने भी बस मामला देख लेने का आश्वासन दे दिया। उसकी आंखों में आंसू थे और फिर उसने रुंधे हुए गले से कहा, सिमरन अब और कोई चारा नहीं, हमें अपने सारे गहने बेचने होंगे, तभी हमारा रमेश ठीक हो पाएगा। पर बिटिया, उसके बाद तुझे एक काम करना है मेरा, तुझे अब कलेक्टर बनकर दिखाना है, लेकिन इसके जैसा नहीं। सिमरन ने मुस्कुराते हुए सरला के आंसू पोंछे। अगले ही दिन दोनों ने जाकर अपने सारे गहने बेच दिए और रमेश का इलाज अच्छे से हो गया। कुछ ही दिनों में वो अस्पताल से घर भी आ गया। लेकिन इस घटना ने सरला की सोच पर गहरा असर डाला था। उसने सिमरन को आगे पढ़ने की न सिर्फ इजाजत दी, बल्कि उसे पढ़ाई के लिए जरूरी वक्त मिल सके, इसके लिए वो घर के कामों में भी उसका हाथ बटाने लगी। दूसरी तरफ सिमरन पूरे जुनून के साथ पढ़ाई में जुट गई। गहने तो पहले ही बिक चुके थे, क्योंकि कमाने वाला रमेश अभी भी बिस्तर पर ही था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। रमेश की हालत बेहतर हो रही थी, तो दूसरी तरफ सिमरन ने यूपीएससी की तैयारी में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया था। और सरला, वो हर वक्त भगवान से सिमरन की कामयाबी के लिए प्रार्थना करती रहती थी। और फिर आखिरकार सभी का संघर्ष रंग लाया और सिमरन ने यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंक हासिल की। फिर कुछ सालों के बाद, मे आई कम इन मैडम? अरे शुक्ला जी, आइए आइए। बिजली विभाग का वही घूसखोर अफसर सिमरन को कलेक्टर की कुर्सी पर देखकर हैरान था, तो वही सिमरन के पास ही शान से बैठी सरला उस अफसर को देखकर बोली, सुना है आप खाते बहुत हैं, आइए ना,
कि ये काजू बादाम रखे हैं, खाइए खाइए ना। क्या है ना, उन्हें खाकर आपको फाइलें जल्दी आगे बढ़ाने की ताकत मिलेगी। इसके बाद सास बहू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी और उस अफसर के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो उल्टे पांव वहां से वापस लौट गया। सिमरन के चेहरे पर आत्मविश्वास था तो वहीं सरला के चेहरे पर इस बात